नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के यशस्वी लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद की रचना हिमालय के आंगन में कविता का आद्योपांत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हिमालय के आंगन में कविता का संपूर्ण अध्ययन। यहाँ देखिए, हिमालय के आंगन में जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, उससे जुड़े कुछ बिंदु यहाँ दिए गए हैं, जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कविता की पृष्ठभूमि पर। देखिए, प्रस्तुत कविता छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंद गुप्त शीर्षक नाटक के पंचम अंक से उद्धृत है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये जो कविता है हिमालय के आंगन में, ये स्कंद गुप्त जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक नाटक है, उस नाटक के पंचम अंक अर्थात पांचवें भाग से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने बड़े ही सुंदर और रोमांचकारी ढंग से भारत भूमि पर सूर्य के आगमन, उसके स्वागत और उसके परिणाम का चित्रण किया है कि किस प्रकार सूर्य के आगमन से आकाश में व्याप्त अंधेरा नष्ट हो गया और समस्त संसार शोक रहित हो गया। पवित्र वाणी गूंजने लगी और कोमल हाथों में प्रेम वीणा बज उठी। सूर्य के साथ मिलने से हम निडर होकर आगे बढ़ चले। कवि ने इस कविता में महर्षि दधीची का त्याग तथा इंद्र द्वारा अस्थियों से वज्र बनाकर इतिहास रचने के तथ्य का वर्णन भी सटीक रूप से किया है। साथ ही भारत के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन, उसकी हरेक घटना, हरेक तथ्य का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है और साथ ही स्पष्ट किया है कि हम कहीं बाहर से नहीं आए थे। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि यही भारत की धरती है। संचय से अधिक दान में हम भारतवासी विश्वास रखते हैं। हमारे लिए अतिथि किसी देव से कम नहीं रहे हैं। अभी भी हम आर्यों की दिव्य संतानें हैं। अपने देश के लिए जीना और मरना ही हमारी परंपरा रही और हमारा एक ही स्वप्न सदैव रहा है कि हम अपने प्यारे देश भारतवर्ष पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। तो ये थी कविता की पृष्ठभूमि और इसमें कविता के सारांश का भी कमोबेश समावेश हुआ है। तो इतना तो हम लोगों को पता चल गया कि ये कविता सचमुच जोश भर देने वाली कविता है। अब हम लोग व्याख्या भाग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यही है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। अरुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ पर हम बढ़े अभीत। सुना है वह दधीची का त्याग, हमारी जातीयता विकास। पुरंदर ने पवी से है लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कवि ने दधीची का वर्णन किया है, अस्थि युग का वर्णन किया है, पुरंदर अर्थात इंद्र, पवि अर्थात वज्र। तो इन पंक्तियों में जितने भी कठिन शब्द है उसके सरल अर्थ यहाँ दे दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन कठिन शब्दों के सरल अर्थ का अध्ययन जरूर करें ताकि कविता की पंक्तियों को समझने में आसानी हो। ये रहा। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे इसकी व्याख्या और प्रसंग और विशेष की ओर। देखिए, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अस्थि युग अर्थात प्राण देकर भी रचना की रक्षा करना। रचना अर्थात सृष्टि की रक्षा करना, ये हमारी आर्य संस्कृति का प्रधान कर्तव्य रहा है। यही पंक्तियाँ हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ये यहाँ ख़त्म होता है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्रसंग पर। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश छायावाद के मूर्धन्य कवि
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त शीर्षक नाटक के 5वें अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश में स्कंदगुप्त की सेना और हुणों के बीच भीषण युद्ध आरंभ होने वाला है। सम्राट स्कंदगुप्त, भट्टार्क, चक्रपालित, पर्णदत्त, भीमवर्मा तथा अन्य सेना का परिभ्रमण कर रहे हैं। इधर सैनिकों के उत्साहवर्धन हेतु मातृगुप्त ने राष्ट्रीयता की भावना से सराबोर भावों को अभिव्यक्त किया, जिससे सैनिकों के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपने ऋण का बोध हुआ और वे जोश से भर गए। अर्थात युद्ध का आरंभ होने वाला है स्कंदगुप्त की सेना और हुणों की सेना के बीच में, और अपनी सेना को जोश से सराबोर करने के लिए मातृगुप्त ने ये कविता गान किया है। और इस कविता का गान करने से पहले उन्होंने सभी सैनिकों को वीरों कहकर संबोधित किया है। हुण जो विदेशी आक्रांता है, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जबरन भारत की भूमि को पददलित करना चाहते हैं, जिसका पुरजोर विरोध स्कंदगुप्त और उनकी सेना करेगी। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हिमालय के आंगन अर्थात भारत भूमि पर जैसे ही सूर्य का उदय हुआ, उसकी किरणें उपहार स्वरूप अनुभव हुईं। उषा ने सूर्य का अभिनंदन किया और हीरक हार पहनाकर स्वागत किया। हीरक हार अर्थात हीरों का हार। हम स्वयं भी जागृत हुए और फिर विश्व को जागृत किया। आकाश में व्याप्त अंधेरा नष्ट हुआ और समस्त विश्व शोक रहित हुआ। पवित्र वाणी गूंजने लगी और कमल के समान कोमल हाथों से प्रेम वीणा बज उठी, अर्थात सरस्वती का भी आगमन हो गया। सरगम के 7 स्वर गूंज उठे, सप्त सिंधुओं में ज्वार उठा और वेदों की ऋचाएं संगीत की धुन पर वातावरण में व्याप्त होने लगी। प्रलय और शीत झेलकर भी हमने सृष्टि के बीज रूप को बचा लिया। सूर्य की ध्वजा हाथ में थामे जलमार्ग पर निडर होकर आगे बढ़े। कवि कहते हैं कि महर्षि दधीची का त्याग हमारे लिए जातीयता के विकास का मार्ग बना। यहाँ दधीची ने कल्याण कार्य हेतु अपनी अस्थियों तक का दान दे दिया। राजा पुरंदर अर्थात इंद्र ने अस्थियों से वज्र बनाकर हमारा इतिहास रचा है। अर्थात यहाँ पर मातृगुप्त वीर सैनिकों को संबोधित करते हुए उनमें आंदोलन की भावना, उनमें युद्ध लड़ने की भावना और अपनी संस्कृति, अपनी जातीयता के रक्षा की भावना को कूट कूट कर भर देना चाहते हैं। और वो बताते हैं कि हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है। हमारे इतिहास में याद कीजिए, दधीची ने वृत्रासुर के वध के लिए, एक राक्षस हुआ करते थे, वृत्रासुर के वध के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। जब हमारा इतिहास इतना गौरवमयी है, गौरवशाली है, तो हम लोग पीछे क्यों हटे। दधीची ने इंद्र को अपनी अस्थियों का दान दे दिया और उस अस्थि से वज्र बनाकर इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। तो आज हमें भी मिट्टी का कर्ज चुकाने की आवश्यकता है। विशेष। यहाँ कवि ने सृष्टि के उद्गम और विकास को दर्शाया है। महर्षि दधीची ने देवताओं की असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायतार्थ अपनी अस्थियों को दान में दे दिया था, जिससे वज्र बनाकर इंद्र ने युद्ध जीता था। हमारा विकास तभी से चला आ रहा है। प्राकृतिक चित्रण द्रष्टव्य है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। गुण प्रसाद और ओज। आपको बता दूं 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है प्रसाद, दूसरा होता है ओज और तीसरा होता है माधुर्य। माधुर्य अर्थात मधुरता का गुण होता है, जो इसमें नहीं है। इसमें प्रसाद गुण अर्थात हम लोगों को पंक्तियाँ बड़े ही आसानी से समझ में आ गई और इन पंक्तियों में जोश वाला गुण भरा है। शब्द शक्ति लक्षणा। रस जो है वो वीर रस है। अलंकार अनुप्रास भी है, रूपक भी है और उपमा भी है। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या 2 पर। देखिए, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद हम ही ने दिया शांति संदेश
सुखी होते देकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। अपने गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन इन 10 पंक्तियों में कर रहे हैं। इससे जुड़े जितने भी कठिन शब्द हो सकते थे उनका सरल अर्थ यहाँ दिया गया है। हम लोग सीधे आ जाते हैं व्याख्या की तरफ। प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा जैसा प्रसंग था। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हमारे हृदय में समुद्र के समान विस्तृत और अथाह उत्साह था जो बाहर निकल रहा था। हमने समुद्र में भी राह बना ली। उस समय धर्म का नाम लेकर जो बलि दी जाती थी उसे बंद करा दिया गया। हमने विश्व में शांति के संदेश को प्रसारित किया। हम सबके सुख में ही सुख अनुभव करते थे। हमने विजय तलवारों के बल पर नहीं, धर्म और प्रेम के बल पर प्राप्त की और समस्त पृथ्वी पर अपना पताका ऊंचा किया। यहाँ सम्राट भी भिक्षु बनकर घर घर जाकर दया की भीख मांगते हैं। यह हम ही थे जिन्होंने यवनों को भी क्षमा दान दिया। हमने चीन को भी बौद्ध धर्म की दृष्टि प्रदान की। इसी स्वर्ण भूमि से सिंहल अर्थात श्रीलंका की भी सृष्टि हुई, पर हमने उस पर भी अधिकार नहीं जमाया। कवि कहते हैं कि भारत भूमि प्रकृति के पालने के समान है, अर्थात यहाँ प्रकृति ही सबका पोषण करती है। हम किसी से छीनना पसंद नहीं करते। हम कहीं बाहर से नहीं आए थे। हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि यही भारत की धरती है। अर्थात हम ऐसा कहा जाता है कि हम लोग मध्य एशिया से आए हैं, लेकिन यहाँ जयशंकर प्रसाद जी का मानना है कि हम लोग मध्य एशिया से नहीं, वरन हमारा जन्म भारत की पवित्र भूमि पर ही हुआ है और हमने पूरे विश्व को धर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें चीन हम लोगों ने बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया उन्हें, जिसमें श्रीलंका जो भारत की ही भूमि है। और जब श्री राम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, फिर भी वहाँ पर आधिपत्य नहीं जमाया, बल्कि वहीं के लोगों को वहाँ का शासन देकर पुनः अपनी जन्मभूमि लौट आए। तो इस तरीके से भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन कवि यहाँ कर रहे हैं। अब आते हैं विशेष। भारत सदैव अहिंसा का पुजारी रहा है, नॉन वायलेंस। यहाँ युद्धों में भी धर्म को महत्व दिया जाता है। हमने देश विदेशों में धर्म शांति का संदेश प्रसारित किया है। अशोक, गौतम बुद्ध। हम छीनने में नहीं, कर्म करने में विश्वास रखते हैं, अर्थात हमने बलपूर्वक जबरन किसी की भूमि पर अपनी विजय पताका नहीं फहराई है, बल्कि हम लोगों ने तो यवनों अर्थात यूनानियों को भी क्षमा दान दिया है। कहा जाता है भारतवासी बाहर से आए थे। कवि ने इस तथ्य को झुठलाया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। गुण ओज है। शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा और एक व्यंजना भी होती है। आपको बता दूं, अभिधा जिसका सीधा सीधा अर्थ निकले, लक्षणा लक्षण के आधार पर, और व्यंजना जिसका अर्थ हम लोगों को और गहराई से समझने की आवश्यकता पड़ती है। रस जो है वो वीर रस। अलंकार दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल देने वाला अलंकार, अनुप्रास और उपमा, जिसे हम लोग एलिटरेशन और सिमिली कहते हैं। अब हम लोग आते हैं व्याख्या 3 पर। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्यारे संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ। और यहाँ देखिए, इन पंक्तियों से जुड़े जितने भी शब्द जो कठिन से प्रतीत होते हैं उनके सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं।
आप जरूर इनका अध्ययन करें। लेकिन हाँ, यहाँ एक शब्द है टेव, उसका अर्थ होता है आदत, हैबिट। अब हम लोग पुनः आते हैं इसके व्याख्या पाठ की तरफ। प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। व्याख्या। कविवर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम भारतवासियों ने जातियों का उत्थान पतन देखा है, प्रचंड आंधियों तूफानों का सामना किया और उनको हंसते हंसते झेला। हम तो प्रलयंकारी हैं, हमारे चरित्र सदा पवित्र रहें, भुजाओं में असीमित शक्ति और विनम्रता से हम सदैव संपन्न रहें। हमारे हृदय में अपने राष्ट्र और निधियों का गौरव था और है। हम किसी को दुखी नहीं देख सकते थे और नहीं देख सकते हैं। हम संचय से अधिक दान में विश्वास करते थे और करते हैं। हमारे लिए अतिथि किसी देवता से कम थे और ना हैं। हमारे वचनों में सत्य, हृदय में तेज और प्रतिज्ञा का निर्वहन करने का कर्तव्य बोध था और है। कवि कहते हैं कि अब भी यह रक्त उसी पुण्य भूमि का है, इसमें वैसा ही साहस और ज्ञान भरा है। यहाँ वही शांति और शक्ति समाहित है और हम आर्यों की दिव्य संतानें हैं। हम सदैव अपने देश के लिए जिएं और मरें, यही हमारे लिए गर्व और हर्ष का विषय है। हम यही चाहते हैं कि अपने प्यारे भारतवर्ष पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। तो ये थी व्याख्या, अर्थात कवि अपने भारत भूमि को सबसे अजीज, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक मानते हैं। विशेष, यहाँ अतीत का गौरव गान किया गया है। भारत में आरंभ से ही अतिथि देवो भव की परंपरा विद्यमान रही है। हम प्राण जाए पर वचन न जाए बात पर अडिग रहते थे और रहते हैं। कवि ने भारतीयों को आर्यों की संतान कहा है। कवि की राष्ट्र चेतना दृष्टिगोचर होती है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा है, वीर रस का इसमें समावेश है, अलंकार, दृष्टांत, अनुप्रास और उल्लेख। इस तरीके से हम लोगों ने व्याख्या पाठ समाप्त कर लिया। अब आ जाते हैं इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर पर। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रसाद काव्य की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक, नीतिपरक, अभिधात्मक, स्थूल भावाभिव्यंजक कविता के विरुद्ध ऐसी स्वानुभूति निरूपिणी तथा सूक्ष्म भावानुगामिनी कविता धारा प्रवाहित हुई, जिसमें प्राचीनता एवं रूढ़िवादिता के विद्रोह का तीव्र स्वर थर्राया, जो अपनी रहस्यात्मक भावना, लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक पदावली, चित्रोपम भाषा, कोमल एवं रमणीय कल्पना आदि के कारण एक नूतन युग का संदेश दे रही थी। वह कविता छायावादी कविता कहलाई। सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिकता, रूढ़िवादिता के स्थान पर स्वच्छंदता, बौद्धिकता के स्थान पर भावुकता, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, अभिधा प्रधान इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर लाक्षणिकता एवं ध्वन्यात्मकता तथा वर्णनात्मक अभिव्यंजना शैली के स्थान पर प्रतीकात्मकता शैली का प्रयोग प्रसाद काव्य अथवा छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रसाद जी द्वारा रचित कविता हिमालय के आंगन में के आधार पर भारत के गौरवमय अतीत की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर। भारत का गौरवमय अतीत महर्षि दधीची के महान त्याग और इंद्र द्वारा अस्थियों के वज्र बनाने के प्रसंग से जुड़ा है। भारतवासियों में विश्व में शांति के संदेश को प्रसारित किया है। यहाँ तलवारों के बल पर नहीं, धर्म और प्रेम के बल पर विजय प्राप्त की जाती थी। भारतवासी संचय से अधिक दान में विश्वास रखते थे। हम भारतवासी आर्यों की दिव्य संतानें हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना गया है? देखिए, छायावाद का प्रवर्तक प्रसिद्ध छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी को माना गया है। लेकिन छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जिनमें सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं। हिमालय के आंगन में कवि ने किसका वर्णन किया है? हिमालय के आंगन में कवि ने भारत के गौरवमयी अतीत की घटनाओं और विशेषताओं का वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद की 4 छायावादी रचनाओं के नाम लिखिए। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये इनकी 4 रचनाएं छायावादी।
किस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने महर्षि दधीची के त्याग का वर्णन किया है? तो बहुत ही आसान है। जयशंकर प्रसाद ने हिमालय के आंगन में महर्षि दधीची के त्याग का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता किस काव्य गुण को आधार बनाकर लिखी गई है? प्रस्तुत कविता ओज गुण को आधार बनाकर लिखी गई है, अर्थात इसमें जोश भर देने वाली भावना का प्राचुर्य है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कविता के सभी मुख्य बिंदुओं पर गहराई से अध्ययन किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।